एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। उस महिला को हर जगह ढूंढा गया, तलाश किया गया, लेकिन वो महिला मिलती नहीं है। महिला गायब होती है, साथ में एक आदमी भी गायब हो जाता है। उस आदमी को भी हर जगह ढूंढा गया, तलाशा गया, लेकिन 4 महीने बाद आखिरकार वो आदमी मिल जाता है। अब उस आदमी से पूछा जाता है कि वो महिला है कहाँ पर। जब बात महिला के पूछने की आती है तो वो कोई ना कोई बहाने बना रहा था, पुलिस को कोई ना कोई कहानी सुना रहा था। इस तरह से लगभग 6 से ज़्यादा घंटे बीत जाते हैं और पुलिस को नई नई कहानियां वो बता रहा था। आखिरकार पुलिस थक जाती है, पुलिस उससे सख्ती से पूछती है। तब वो कहता है कि डीएम साहब के आवाज़ चलो। जब डीएम साहब की आवाज़ चलने वाली बात आती है तो पुलिस कहती है कि तुम हमें डीएम से डराना चाहते हो, धमकवाना चाहते हो। वो कहता है कि नहीं, डीएम साहब के यहाँ तो चलो, आपको लड़की मिल जाएगी। आखिरकार पुलिस के समझ में आता है और डीएम साहब के घर के पास में जाते हैं, जहाँ एक तरफ डीएम का घर है दीवार के इस साइड में, दूसरी साइड में वो एक गड्ढा खुदवाता है। वहाँ जाकर देखते हैं तो एक लड़की जो गायब थी उसकी लाश निकलती है। बस इतना होना था कि कुछ लोग इस कहानी को फिल्म दृश्यम से जोड़ना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोगों को कुछ अलग कहानियाँ नजर आने लगती हैं। दरअसल जब ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कातिल इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है कि उसने कत्ल किया और डीएम के आवास के बिल्कुल बगल में उस महिला की लाश को दफना दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। दरअसल यहाँ पर एक सिविल लाइंस इलाके का विहार बिन्नी विला सोसाइटी है। यहाँ के रहने वाली एक महिला जिसका नाम एकता गुप्ता होता है, उम्र लगभग 32 साल के आसपास। पिछले लगभग 2.5 साल से वो महिला लगातार जिम जा रही थी। सुबह उठती थी 6 बजे के आसपास और शहर के जाने माने जिम, जो हाई प्रोफाइल जिम था, ग्रीन पार्क स्टेडियम में, वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद 1 घंटा वो जिम करती थी और वहाँ से निकली और उसके बाद फिर अचानक से गायब हो जाती है। घर पर वो पहुँचती नहीं है। घर पे उसके पति इंतज़ार कर रहे थे, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता परेशान हो जाते हैं, अपनी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क हो नहीं पाता। दरअसल 2 बच्चे हैं, उनकी देखभाल करने के लिए पत्नी यानी कि एकता गुप्ता के अलावा और कोई था ही नहीं। माँ मर चुकी है, पिता बीमार रहते हैं। आखिरकार 2 बच्चों की परवरिश कैसे हो, क्या होगा इन बच्चों का, इस चीज़ को लेकर वो परेशान हो जाते हैं। अब इसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। जाकर कहते हैं कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, आप अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लीजिए। जैसी बात अपहरण की जाती है तो अब पुलिस इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती। पुलिस कहती है कि तुम्हारी पत्नी किसी के साथ भाग गई होगी, पता करो उसका प्रेमी कौन है, कहाँ चली गई है, फ़ोन नंबर वगैरह होगा। इस तरह की जो पुलिस ने जब उसे कटाक्ष करने शुरू कर दिए, वो आदमी बड़ा टेंशन में आ जाता है। अपहरण की तहरीर देता है और तहरीर देने के बाद कहता है कि आप इसी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लीजिए। और जब वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, आखिरकार पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर लेती है, लेकिन आगे की जो कार्रवाई पुलिस को करनी थी, पुलिस उस हिसाब से कार्रवाई नहीं करती है। राहुल गुप्ता दिन प्रतिदिन परेशान हो रहा था। परेशान होने वाली बात इसलिए थी क्योंकि 2 बच्चों की परवरिश की जो जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। पत्नी हर वक्त बच्चों का ख्याल रखा करती थी, बस घर से बाहर निकलती थी तो जिम करने के लिए। राहुल गुप्ता अच्छा खासा बिजनेसमैन, पैसे वाला आदमी, वो बार बार ये पुलिस को कह रहा था कि मेरे घर से ज्वेलरी, मेरे घर से बहुत सारे पैसे ये गायब हैं। हो सकता है कि मेरी बीवी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई हो और आप जल्दी से पता कर दीजिए। पुलिस सुन नहीं रही थी, तब वो व्यक्ति परेशान हो जाता है और उसके बाद वो पुलिस को बाकायदा तहरीर देता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम विमल सोनी है, जो कि रायपुरवा के शक्कर मिल खलबा का निवासी है और जो कि जिम में ट्रेनर की भूमिका देता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है। उसी के अगर आप पकड़ेंगे तो शायद वो मिल जाएगा और मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन पुलिस इस मामले को जब गंभीरता से नहीं लेती है, अब चाहे सीएम हो या फिर भारत के पीएम हो या फिर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हो, हर किसी को पत्र लिखता रहता था, लेकिन पत्रों का भी जब कोई जवाब नहीं आता, आखिरकार उसे अपने एक रिश्तेदार की याद आती है। उसकी एक रिश्तेदार महिला होती हैं जो कि आईबी में, पूरी दिल्ली में ऑफिसर होती हैं। उनसे सिफारिश करता है, कहता है कि दीदी अगर आप मदद कर सकती हो तो मदद कर दीजिए, बीवी गायब हो चुकी है, उसे हर जगह तलाश किया गया है। आखिरकार आईबी ऑफिसर जो होती हैं वो पुलिस से संपर्क करती हैं, पुलिस को बार बार वो पैरवी करने की कोशिश करती हैं, बातचीत करती हैं, लेकिन पुलिस शायद इतना उस गंभीरता से मामले को ले नहीं रही थी। आखिरकार पुलिस ने टीम गठित कर देती है और चाहे ग्वालियर हो, आगरा हो या फिर पंजाब, इस तरह के अलग अलग शहरों में एक टीम बनाई जाती थी, टीम भेज दिया करती थी। कब इस बात को 4 महीने का समय हो जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे मुखबिरों को, ऐसे सोर्स डेवलप किए थे। उनसे कहा था कि रायपुरवा के शक्कर मिल के खलवा का रहने वाला जो विमल सोलंकी है, जो कि जिम ट्रेनर है, दरअसल वो कहीं दिखाई दे तो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सूचना देना। 26 अक्टूबर 2024 को ये सूचना मिलती है कि वो अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहा है, विमल सोनी। अगर आप
पुलिस सही वक्त पर पहुंच जाएगी तो शायद वो पकड़ा जाएगा। पुलिस लगभग 4 महीने से 24 जून 2024 को वो गायब होता है और उसके बारे में कहीं पता नहीं चलता। उसका फ़ोन नंबर मिलाते हैं तो मिलता नहीं है। आखिरकार 26 अक्टूबर 2024 को लगभग 4 महीने के बाद उस व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी खबर मिलती है। जैसे वो अपने परिवार से मिल जाता है, पुलिस उससे दबोच लेती है। पुलिस से दबोचने के बाद उससे पूछताछ करती है कि एकता गुप्ता लगभग 32 साल की उम्र है, वो तुम्हारे साथ जिम में आती है, जिम में ट्रेनिंग लेती है। दरअसल उस महिला के बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। जैसे ये बात आती है तो वो एक बात कहता है कि साहब, जैसे मेरा नाम आता है, एफआईआर दर्ज की जाती है तो मुझे डर लगता है, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग चुका था। मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो कि सारा का सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर आ जाए। वो भाग जाता है, इसलिए उसका कोई दोष नहीं है। वो अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब वो गंगा नदी के किनारे लेके जाता है। वहाँ ले जाने के बाद कहता है कि साहब, मैंने हत्या की और उसे लाश को बहा दिया। जब पुलिस गोताखोरों की मदद से ये पता करने की कोशिश करती है किस स्पॉट पर तुमने डाला है, पुलिस के जो आसपास के थाने थे, आसपास के लोग थे, उनसे पूछा जाता है कि क्या कभी कोई लाश मिली थी, या उस रास्ते से जहाँ जहाँ कहीं लाशें मिली थी उस दौर की सब लाशों के बारे में पता किया जाता है। लेकिन ऐसी कोई लाश मिली नहीं थी उस दौर में, जो 24 अक्टूबर के आसपास 2-4 दिन के एयरफेयर में। तो पुलिस वाले परेशान हो जाते हैं, लग रहा था कि झूठ बोल रहा है। इसके बाद पुलिस ने फिर दोबारा पूछा तो वो दूसरी जगह लेके जाता है, फिर तीसरी बार पूछा तो तीसरी जगह लेके जाता है। इस तरह से 6 घंटे में अलग अलग कई जगह पर वो लेके जाता है पुलिस को। पुलिस को लगता है कि ये सिर्फ पुलिस का टाइम खराब कर रहा है, पुलिस के साथ खेल रहा है। पुलिस उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करती है तो जिम ट्रेनर टूट जाता है। अब वो कहता है कि मैं आपको डीएम साहब के दफ्तर पर लेके चलता हूँ, उनके जो दफ्तर नहीं आवास पर लेके चलता हूँ। जब बात आवास की आती है तो पुलिस वाले उसे डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं कि क्या तुम डीएम साहब से हमारी शिकायत करोगे? बोले मैं शिकायत नहीं करूँगा। दरअसल ये जो व्यक्ति है जिसका नाम बिमल सोनी है, बिमल सोनी दरअसल एक काम करता है, वो ट्रेनिंग देता है और ये जो ऑफिसरों के आवास बने हुए हैं, जज कंपाउंड है, डीएम साहब का आवास है, या और भी सिटी मजिस्ट्रेट कई अधिकारी वहाँ रहते हैं, वहाँ पर ही एक क्लब बना हुआ था। उस क्लब में वो अक्सर ऑफिसरों को ट्रेनिंग देता था कि आप कैसे फिट रह सकते हैं, इसलिए वहाँ पर आना जाना होता था। बताया जाता है कि लगभग 10 साल से उस जो ऑफिसर्स के आवास थे उस जगह पर क्लब के आसपास उसका आना जाना था। तो इसलिए उन लोगों को लगता है, यानी पुलिस वालों को लगता है कि ये अधिकारियों के पास उठता बैठता है, ये किसी से सिफारिश कराने वाली बात कर रहा है। लेकिन जब पुलिस से बार बार कह रहा था कि आप चलिए तो सही, जब जाते हैं तो वो डीएम साहब के बिल्कुल आवास पर पहुंच जाते हैं। डीएम साहब का जो आवास है, एक दीवार है, एक तरफ तो डीएम साहब का घर है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे झाड़ियाँ वगैरह उगी हुई हैं। दूसरी साइड में वो लेके जाता है, कहता है कि हाँ ये गड्ढा है, और इस गड्ढे को खोद दीजिए। जब गड्ढा खोदने वाली बात आती है तो फिर पुलिस भी, मीडिया भी, सभी लोग का जमघट लग जाता है। 26 अक्टूबर 2024 की रात 8 बजे उस गड्ढे की खुदाई शुरू हो जाती है। लगभग 2-2.5 घंटे के आसपास समय लगता है। गड्ढा खोद लिया जाता है, 5-7 फुट का गहरा गड्ढा होता है। तो वहाँ सबसे पहले लोअर टी-शर्ट वगैरह मिलते हैं, उसके बाद कंकाल के कुछ हिस्से मिलने लगते हैं। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर वाकई सचमुच एक लाश दबी हुई है। 4 महीने पुरानी वो लाश थी। जब उससे पूछा जाता है कि ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ, तो उसके बारे में जब पूछने पर बताया जाता है, वो कहता है कि 24 अक्टूबर 2024 की सुबह 6 बजे के आसपास जो एकता गुप्ता होती हैं वो ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं जिम के अंदर, वो मौके पे मौजूद होते हैं। दोनों के आपस में कम्युनिकेशन होता है। जब वो लगातार बातचीत करने की ज़िद कर रही थी, वो कहता है कि आगे कार खड़ी हुई है, तुम कार के पास पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। वहाँ कार के पास पहुँचते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और इसी बीच में बातचीत के दौरान उनमें कहा सुनी इस बात पर होती है। महिला कहती है कि क्या तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा तिलक हो रहा है, तुम कैसे इंसान हो कि कितनी महिलाओं से बातचीत करते हो, तुमने मुझसे भी बात करते थे, इधर उधर की वाली बात आती हैं। इसी बात पर दोनों में जब ज़्यादा ही कहासुनी हो जाती है, उस विमल सोनी को, जिम ट्रेनर को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़ोर से एक घूंसा मार देता है। घूंसा गर्दन में लगता है और वो महिला बेहोश होकर गिर जाती है गाड़ी के अंदर। जिससे गाड़ी के अंदर गिर जाती है, पता चलता है कि उसको वो उठाने की कोशिश कर रहा था, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके नाक से खून आने लगता है और पता चलता है कि वो एक ही घूंसे में वो महिला मर चुकी है। जैसे वो महिला मर जाती है, अब वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। यहाँ से, क्योंकि वो जो ऑफिसर क्लब है, डीएम कंपाउंड है, वो उसके वहाँ पर अक्सर आना जाना होता था, अधिकारियों से मेल जोल भी उसके थे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग देता था। वो सीधा उस लाश को वहीं लेके जाता है और ले जाने के बाद सोचता है कि अब करूँ तो क्या करूँ। वहीं डीएम साहब के आवास के बराबर में दीवार है, उस दीवार से लगी हुई जो खाली जगह थी जहाँ पर कुछ झाड़ियाँ सी उगी हुई थी, वहाँ पर वो गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद लगभग 5 या 7 फुट के गहरे गड्ढे में उस लाश को आराम से दबाता है और यहाँ से दूर चला जाता है। शायद उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वो वापस लौट कर आता है। आने के बाद फिर से उस गड्ढे को जो उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालता है, और डालने के बाद यहाँ से
वो महोबा की तरफ रुख करता है, लेकिन महोबा जाने से पहले जिस कार में वो गया था उस कार को अपनी बहन के घर पर छोड़ देता है और बहन घर छोड़ने के बाद अपने ही भांजे से कहता है कि घंटा घर पे मिलो, मुझे कुछ कपड़े उपड़े चाहिए। तब उसका भांजा घंटा घर पर कपड़े लेके पहुंचता है। उन कपड़ों को या जो भी उसके पास सामान था उन्हें लेकर वो महोबा से पंजाब और इधर से उधर अलग अलग शहर दर शहर घूम रहा था। लेकिन उसने अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश तो कर रही थी लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाती। पुलिस को जब ये व्यक्ति मिलता नहीं है तो ये इसके घर पर संपर्क किया जाता है, इसकी बहन के यहाँ संपर्क किया जाता है। तो जिस कार में ये आखिरी बार देखा गया था उस कार में पुलिस जब जांच पड़ताल कर रही थी तो टूटा हुआ क्लेचर मिलता है, रस्सी मिलती है, टॉवल मिलती है और सिम ट्रे मिलती है। तो पुलिस को आखिरकार शक तो हो ही चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, लेकिन पुलिस उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी। लेकिन जो महिला का पति राहुल गुप्ता होता है उसे पहले ही शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ उसकी पत्नी के साथ हुआ है और वो बार बार पुलिस से दबाव बना रही थी कि ये सामान मिल चुका है, उसकी पत्नी के साथ कोई हादसा हो चुका है। जैसे ही ये लाश मिलती है पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, साथ ही इसका डीएनए सैंपल लिया जाता है ये पता करने के लिए क्या सचमुच ये लाश एकता गुप्ता की है या फिर किसी और की है। पुलिस अभी इन मामलों में जो कुछ सबूत हैं फॉरेंसिक लैब वो ये इस सब के माध्यम से जुटाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम भी होगा और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार हत्या की यही वजह है या कोई और वजह है। लेकिन इस तरह से डीएम के कंपाउंड में एक लाश का मिलना ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को हिला कर रख देती है। फिल्म जो आई थी अजय देवगन की जिसका नाम दृश्यम होता है फर्स्ट और सेकेंड, तो उस फिल्म में ये भी कई मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि विमल सोनी ने इस लाश को दबाने के लिए लगभग 18 बार इस फिल्म को देखा। 18 बार देखा या 22 बार देखा या 25 बार देखा, ये दावा किया जा रहा है कि उसने फिल्म देखा और फिल्म देखकर उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन इस तरह से ये शायद संभवतः देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना रही होगी जब जिले के सबसे बड़े अधिकारी के आवास के ठीक बगल में लाश पड़ी हुई है और किसी को इस बात का कानो कान खबर नहीं लगता। मीडिया बार बार चीख चीख के कह रहा है कि इसमें अकेला आदमी नहीं हो सकता, ज़रूर कोई ना कोई इसमें और शामिल होगा। पुलिस की जांच का विषय है, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात चल रही है और जितनी जल्दी हो सकेगा इस आरोपी को सजा दिलाई जाएगी। परिवार इस घटना को लेकर बहुत सदमे में है, पति को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा भी कुछ हो चुका है। हालांकि पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग की तरफ देख रही है, क्योंकि जो आरोपी ने बयान दिया है इस हिसाब से पुलिस ने भी आगे के बारे में बता दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते बाड़मेर के रहने वाले हैं मोहसिन खान, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हमीरपुर से अनंत पांडे हैं, सरिता देवी, हापुड़ से डॉक्टर जिशान, शाहनवाज, रंजन, जौनपुर से दारोगा नाविक, नोएडा से ललित कटारिया, रांची से जाहिद अंसारी, फैसलाबाद से आमिर गुज्जर, नवादा से खुशबू परवीन, भरतपुर से अफसर खान, घरौली से मोहम्मद आलम मंसूरी, बरेली से पवन कुमार प्रजापति, महफूज आलम, भोपाल से प्रवीण कुमार, दिलशाद प्रधान, दिल्ली से अबूजर नवेद, दिल्ली से रामपाल यादव। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।